नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि डिबेट आप कर रहे हैं, डिबेट तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, विषय मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस पर डिबेट कीजिए। मैं भारत को आंदोलित करना चाहता हूं कि जरा आप सब मिलकर के डिबेट तो शुरू कीजिए, करना ही पड़ेगा। किस रास्ते पर देश और समाज जा रहा है, इसका उदाहरण मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और इतनी बड़ी खबर है जिससे आप सभी चौंक जाएंगे। मित्रों, कुछ दिन पहले से हरियाणा में 2 मौतें हुई हैं। जो पुलिस वाले दूसरे की रक्षा करते हैं, दूसरे को हत्यारों से, अपराधियों से बचाने का काम करते हैं, वो पुलिस वाले एक के बाद एक खुद की ही जान के पीछे पड़ जाते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी हुई होगी और पुलिस महकमे में हुई होगी कि एक ने जब खुद को गोली मार ली, कुछ दिन के बाद दूसरे पुलिस वाले ने उसी के केस से जुड़े हुए मामले में खुद को भी गोली मार ली। ऐसी घटना हुई हरियाणा में, आप सबको मालूम है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में इस पर बवाल मच रहा है। एक डीआईजी स्तर के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार, जिन्होंने खुद को पहले गोली मारी और उसमें ये आरोप लगा, उन्होंने आरोप लगाया, 9 पेज का उनका सुसाइड नोट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जातीय भेदभाव किया गया और इस वजह से मैं परेशान होकर के खुद को खत्म कर रहा हूं। और ये अभी बवाल मचा ही हुआ था पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर के। उनके परिजन ने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जबकि अगर किसी ने खुद को मार लिया है गोली, खुद से खुद की हत्या की है, तो ये पुलिस केस बनता है और पुलिस केस में जाकर के पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है। और इसके लिए पुलिस वाले दबाव डाल रहे थे कि पोस्टमार्टम तो होना ही पड़ेगा, लेकिन उनके परिजन कह रहे थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। खैर, आखिरकार पूरन कुमार के परिवार वाले ने पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है। कब दी? अब जरा देखिए खेल। ये अनुमति पूरन कुमार के परिजनों ने कब दी? तब जबकि एक एएसआई ने खुद को गोली मार ली और गोली मारने के पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में, उस एएसआई का नाम है संदीप लाठर, उस वीडियो में एएसआई ने कहा कि ये जो पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी है, उनके खिलाफ कोई जातीय भेदभाव नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। असल कहानी यह है कि पूरन कुमार भ्रष्टाचार में सांगोपांग लिप्त थे और वो पकड़े जाने वाले थे। उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। उस जांच की वजह से, उस जांच से बचने के लिए पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली, और क्योंकि पूरन कुमार के खिलाफ पक्के सबूत हाथ लग गए थे, इससे बचने के लिए पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली। अब पूरन कुमार की पत्नी भी आईएएस हैं, वहां सेक्रेटरी के दर्जे में हैं और काम कर रही हैं, हरियाणा में ही पोस्टेड हैं। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब मामला आगे का सामने आ रहा है खुल करके कि घटना असल में हुई क्या। और इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस, हरियाणा के नेताओं और हरियाणा के गैंगस्टर की मिली भगत की पोल पूरी दुनिया के सामने खुलने जा रही है। और कोई एक दल का नेता नहीं है,
सत्तारूढ़ पार्टी का हो, जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसका हो, कोई एक ऑफिसर, एक रैंक का ऑफिसर हो, नहीं। कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक, बड़े ऑफिसर में सीईओ, सर्किल ऑफिसर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, पता नहीं कितने किरदार हैं और हर किरदार का कुछ न कुछ रोल है। मतलब पूरे हरियाणा के बारे में और उससे सटे पंजाब, दिल्ली एनसीआर, यहां क्या चल रहा है, इस दो घटना ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन आपको, हमको, सबको मालूम है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी और ये कुकर्म खाली हरियाणा का नहीं है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें ये कुकर्म जारी नहीं है? लेकिन हरियाणा के इस कुकर्म को लोग पर्दा पर पर्दा डाल देंगे, लोग इसकी चर्चा करना छोड़ देंगे और फिर से ये कुकर्म लगातार चलता ही रहेगा। कुकर्म क्या हुआ मित्रों? संदीप लाठर ने जो अपने वीडियो में आरोप लगाए, उसके बाद से ये पूरा मामला खुला है। क्या था पूरा मामला? आप जान करके हैरान रह जाएंगे। सोनीपत, झज्जर, पानीपत, दिल्ली, दिल्ली से सटे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इन सब में एक खास तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है और उसमें एक गांव का नाम है टिंडली गांव। एक गांव है, उस गांव विशेष से या उसके आसपास के इन दो तीन डिस्ट्रिक्ट के नौजवान अद्भुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये नौजवान खुद से, अपने परिवारजनों से, अपने रिलेटिव से पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के एक कंसोर्टियम बनाते हैं और वो कंसोर्टियम बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे। फाइनेंसर हैं ये, फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है। और सिर्फ यहां नहीं देते हैं, देश दुनिया के किसी भी हिस्से में देते हैं। दुबई तक तार इनका जुड़ा हुआ है। और छोटी कंपनी को नहीं देते हैं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फाइनेंस नहीं होता है। 100 करोड़ से 400, 500 करोड़ रुपए तक के फाइनेंस दिए जाते हैं। और इसमें कितने लोग हैं? 500 से 700 नौजवान हैं इन इलाकों के। ये झज्जर, सोनीपत, दिल्ली, पानीपत, इन इलाकों के 500 से 700 नौजवान हैं जो पैसे का बंदोबस्त करते हैं। और उनका जो कंसोर्टियम है वो लगभग 100 से 500 करोड़ तक के पैसे का इंतजाम करके वो निवेश करते हैं अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग प्रोजेक्ट में। और उससे जो उनको आय होती है, ये सारा का सारा ब्लैक का कारोबार है। पैसे लेना, ब्लैक में पैसे देना। अगर 1 करोड़ रुपए हमने दिए आपको तो 2-3 महीने के बाद 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का रिटर्न आता है। क्विक रिटर्न चलता है। अब 1 करोड़ से, अब आप सोचिए इसी तरीके से अगर 1 करोड़ को 5 करोड़ में तब्दील कर दीजिए तो 3 महीने में कितने पैसे आ गए? 500 करोड़ अगर कर दीजिए तो 500 करोड़ का जो रिटर्न आता है, फिर ये इन सब में बट जाता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। नौजवान काम कर रहे हैं, 40 वर्ष के नीचे के नौजवान काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग में। धंधा पहले कहां से शुरू होता है? मंजीत 6-3 नाम का एक व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मंजीत 6-3 की हत्या हो चुकी है। यहीं से खेल शुरू होता है। ये हरियाणा के एक गांव के हैं और वो बहुत दूर नहीं है दिल्ली से। ये मंजीत 6-3 ये 500-700 जो नौजवान हैं उसको लीड करते हैं।
मतलब सारे लोग पैसा इनके पास इकट्ठा करते हैं। इनकी एक पूरी टीम थी जो अलग-अलग डेवलपर को, जैसे रियल एस्टेट में देना है और किसी सेक्टर में डालना है, रेस्टोरेंट बिजनेस में डालना है, ये डालने का काम मंजीत छेतीन करते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, इनका पैसा कहां-कहां लगा हुआ था। अपोलो टायर का तो नाम सुना है आपने? अपोलो टायर की कंपनी में भी, अपोलो टायर वालों को भी इनके पैसे पहुंचते थे इन्वेस्टमेंट को लेकर के। इतना ही नहीं, खबर आ रही है कि सापोर जी पालोन जी, जो रियल एस्टेट का इतना बड़ा खिलाड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा खिलाड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो सापोर जी पालोन जी में भी जो दूसरे सबलेटिंग होते थे, उनके माध्यम से सापोर जी पालोन जी कंपनी में भी इनका, इन बच्चों का निवेश होता था। ये बच्चे नहीं हैं जो 500 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर लेते हैं और 500 करोड़ रुपए तक निवेश करते हैं, उसे आप बच्चा तो नहीं कहेंगे। ये नौजवानों का एक पूरा कुनबा है जो 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करते हैं। अच्छी बात है, निवेश करते हैं, जल्दी पैसा उठाते हैं, फिर निवेश करते हैं, जल्दी पैसा उठाते हैं। अब इन बच्चों के पास पैसे खाली परिवारजनों से नहीं आते हैं। अब खेल देखिए कैसे, समझिए। ये जो मदन छेतीन हैं, मंजीत छेतीन, इनकी हत्या में नाम आ रहा है एक राव इंद्रजीत सिंह यादव का। अब ये सज्जन, कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह यादव की का हाथ था मंजीत छेतीन की हत्या में। अब सच्चाई क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगे। मंजीत छेतीन और राव इंद्रजीत के बीच में झगड़ा कैसे शुरू हुआ? असल में हरियाणा के बहुत बड़ा लॉबी, हरियाणा का जो पॉलिटिकल लॉबी अक्रॉस द पार्टी, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी के नेताओं के साथ माननीय के अच्छे संबंध हैं। और इसलिए हरियाणा के आईपीएस, आईएएस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसरों के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। और ये पूरा लॉबी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब ने मिलकर के सोचा कि हम कहां इधर उधर जाएंगे, एक पॉइंटेड पर्सन को तलाशते हैं। और वो पॉइंटेड पर्सन रहा ये माननीय राव इंद्रजीत सिंह यादव। राव इंद्रजीत सिंह यादव को सभी नेताओं ने, सभी अधिकारियों ने कमान दे दिया कि ये जो पैसे का, फाइनेंस का जो आप लोग इंटरेस्ट पे लगाते हैं, निवेश करते हैं, ये मेरा पैसा आप भी संभालिए। और इसको कहते हैं, यहां पर ये लोग, एक लोकल टर्म होता है फाइनेंस कैपिटल। मतलब फाइनेंस कैपिटल, ये जो पूरा एरिया है, यहां से फाइनेंस जनरेट होता है और वो एक कैपिटल है, उसके ऊपर उसका उसका वर्चस्व किसके हाथ में रहेगा। तो चूंकि अधिकारियों की पकड़ है, अधिकारियों की पकड़ है, नेताओं की पकड़ है, गैंगस्टर की पकड़ है, सबने मिलकर के माननीय को कहा कि राव इंद्रजीत सिंह यादव जी को कि आप कमान संभालिए। अब मामला हुआ क्या? मामला हुआ कि मंजीत 6-3 जो हैं, उनके साथ राव इंद्रजीत सिंह यादव का झगड़ा हो गया। किस मुद्दे पे? मंजीत 6-3 के जो लोग थे, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने पैसा दिया था अपोलो टायर वालों को। अब कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह यादव ने अपोलो टायर वालों को कहा कि आप जो पैसे लौटाएंगे मंजीत 6-3 के गैंग को, वो आप अभी मत लौटाइए, 1-2 महीने पैसे आप रोक लीजिए, और मैं आपका सेटलमेंट, अगर 4% पर आपने उठाया है पैसा, तो मैं 2% पर करवा दूंगा। उन्होंने पैसे रोक लिए राव इंद्रजीत सिंह यादव के कहने पर। ये खबर है, ये कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये खबर चल रहा है, ये अब खुल करके राज सामने आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है
ये जांच का विषय है। तो अपोलो टायर वालों ने कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे रोक लिए। फिर मंजीत छेतीन को पता चला कि ये भाई, और उसके बाद रोकने के बाद राव इंद्रजीत सिंह यादव मंजीत छेतीन से निगोशिएशन के लिए आया। तो मंजीत छेतीन ने राव इंद्रजीत सिंह यादव को कहा कि भाई तू कौन, तू बीच में कहां से आ रहा है। इन दोनों के बीच में तकरार हुआ और उसके बाद हत्या हो जाती है मंजीत छेतीन की। तो कहा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह यादव के ऊपर ही उस हत्या का आरोप लग रहा है। अब इस मर्डर केस की जांच, इंक्वायरी माननीय पूरन कुमार के पास आती है, मतलब रोहतक एसपी के सहारे। रोहतक में जो एसपी है, नए एक एसपी आए सम बजौरिया करके, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा इलाका पूरी तरह से क्लीन चाहिए। उन्होंने दबिश देना शुरू किया। अब उनका तकरार हुआ ये पूरन कुमार जी के साथ। अब इस दोनों में सच्चाई क्या है? अब संदीप लाठर कह रहा है कि गांव वाले गए पूरन कुमार के पास कि साहब ये राव इंद्रजीत सिंह यादव का नाम इस पूरे जांच से हटाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने 50 करोड़ की डील की है। अब किसके साथ डील की है, जिसका जिक्र अपने सुसाइड के पहले वीडियो में संदीप लाठर कर रहे हैं कि ये डीआईजी पूरन कुमार ने डील किया राव इंद्रजीत सिंह यादव के साथ कि आप 50 करोड़ रुपए में दो, हम आपको इस केस से बरी कर देंगे। ये डील की खबर ये संदीप लाठर अपने वीडियो में कह रहे हैं। लेकिन खाप के लोग जब जाते हैं पूरन कुमार के पास कि साहब देखिए मंजीत 6-3 की जो हत्या हुई है उसके उसके उसमें इनका नाम है, इनको गिरफ्तार करिए, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो पूरन कुमार कहते हैं, जो नया आ रहा है मामला, पूरन कुमार कहते हैं कि हम किसी का भी नाम नहीं हटेगा और उसको हम जेल भेजेंगे जिस किसी ने भी इस हत्या को अंजाम दिया है। अब ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। संदीप लाठर कह रहे हैं कि पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत सिंह यादव से डील किया, ये पोल खुल गया। और ये जब जांच जो है बाकी लोगों के पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची तो उसमें ये एक्सपोज होने वाले थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। और इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं, करप्शन के, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, जो खुद ये एएसआई जो कि साइबर सेल में थे उन्होंने लगाया मरने के पहले वीडियो बना करके। पूरन कुमार ने कोई वीडियो नहीं बनाया, पूरन कुमार ने 9 पेज का सुसाइड लिखा है। अब ये जांच होगी कि पूरन कुमार को गोली पूरन कुमार ने खुद से मार ली या किसी और ने उनकी हत्या की है, ये तो जांच का विषय है। अभी तक ये खबर आ रही है कि पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली और वो भी अपने स्टाफ के रिवॉल्वर से गोली मार ली। अब संदीप लाठर कह रहे हैं कि पूरन कुमार जो तसीली करते थे, घूस का पैसा जो लेते थे, वो अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से लेते थे, सुरक्षाकर्मी के माध्यम से लेते थे। और उसमें सुरक्षाकर्मी का भी वो नाम दे रहे हैं कि वही पैसे की उगाही करता था पूरन कुमार को लेकर के। अब ये मामला संगीन हो गया है और अब कहानी आ रही है कि वो जो फाइनेंस कैपिटल है, उस पर जो कब्जे की लड़ाई थी, जो मंजीत छेतीन चला रहा था, उस पर राव इंद्रजीत सिंह यादव बैठना चाहता था और ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंसिंग के काम को और विस्तार देना चाहता था, क्योंकि ये जो लड़के थे, ये जो आपस में जो करते थे, छोटे मोटे ऑफिसरों के पैसे को लगा करके 2 का 3, 3 का 5 करते थे, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से और विस्तार देने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन राव इंद्रजीत को संपर्क करते हैं और कहते हैं कि ये पैसे ले जाओ, इसका हमें इतने दिन में बना करके दे जाओ। सारा कच्चा का काम हो रहा है, सारा कैश में डील हो रहा है। और 1 का 3 मतलब 1 करोड़ दिया तो एक 3 नहीं, 20 लाख 25 लाख 3 महीने में रिटर्न कर दो। इस तरह से पैसा इनका चलता था और रोटेट होता था और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। पूरा दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, इसमें नोएडा भी शामिल है, गुड़गांव भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है और उधर रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, ये सब इलाके में काम हो रहा है।
भिवाड़ी हो गया, इन सारे इलाकों में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उस सब में इनके पैसे जाते थे। अब रॉ इंद्रजीत सिंह को कहा जा रहा है कि चार्टर प्लेन से पहले दुबई भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। माननीय रॉ इंद्रजीत सिंह यादव, वो फरार हो चुके हैं। रॉ इंद्रजीत सिंह यादव, रॉ इंद्रजीत सिंह यादव करते क्या है साहब? पहले इन्होंने कहा कि हम तो फिल्म बनाने के काम करते हैं, फिल्म का काम है इनका, म्यूजिक बनाते हैं। अब ये सब जांच का विषय है कि असल काम इनका क्या है रॉ इंद्रजीत सिंह यादव का। खेल यहां पर ये था, अवैध पैसे जो आते थे, उस पैसे को, जो ब्लैक मनी होता था, उस ब्लैक मनी को अलग-अलग प्रोजेक्ट में फाइनेंस करके उस पर पैसे, इंटरेस्ट पे पैसा लगाना और इंटरेस्ट का पैसा कमाना, यही धंधा था इनका। कोई फिल्म का धंधा नहीं था, और अगर होगा भी तो छोटे-मोटे धंधे होंगे। ये अभी जांच का विषय है मित्रों। अब आप सोचिए, ऑर्गेनाइज तरीके से हरियाणा का पूरा ब्यूरोक्रेसी, हरियाणा का पूरा पुलिस महकमा, हरियाणा का पूरा पॉलिटिकल बिरादरी, पूरा का मतलब हर पार्टी के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस जघन्य काम में, इस कुकृत्य में शामिल हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से ब्लैक मनी पार्क किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। ये मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये मामला उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, ये मामला बिहार में भी चल रहा है, ये मामला, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां इस तरह के मामले नहीं चल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो। ये बहुत बड़ा गठजोड़ हो गया है ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, पुलिस और गैंगस्टर का। ये हमारे देश को चला रहे हैं, यही हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं, और इसी की वजह से इस तरह के भ्रष्ट ऑफिसर मरने के पहले खुद को गोली मारते हैं और फिर कहते हैं कि जात के नाम पर हमारे साथ शोषण हुआ, और फिर राहुल गांधी जैसे नेता बिना किसी जांच के पहुंच जाते हैं, उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। इन पॉलिटिशियंस ने, इन करप्ट पॉलिटिशियंस ने आपको, इस भारत को तबाह करने की सुपारी ले ली है मित्रों। और इन ब्यूरोक्रेट्स, इन पुलिस ऑफिसर्स ने, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट ने, इन गैंगस्टर के साथ मिलकर के भारत को तबाह करने की सुपारी ली है। ये सब चल रहा है और सबको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मामला सिर्फ खाली मुंबई में नहीं चल रहा था। सुशांत दिशा के मामले में खाली वो बाप बेटे जिम्मेदार नहीं हैं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ये पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और गैंगस्टर का गठजोड़ नहीं हो। हर जगह चल रहा है। अब ये दोनों जो मौतें हुई हैं, जो हत्या है, चाहे वो खुद ने की हो, खुद की, या अपने आप में हत्या है, इस हत्या से जो अब हरियाणा का जो कुकृत्य है वो निकलकर सामने आ रहा है। कैसे ब्लैक मनी के जाल में पूरा तंत्र लिपटा हुआ है, और फिर सफेद पोश निर्लज्जता के साथ नारेबाजी भी करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी क्षेत्र पर। ये निर्लज्जता का तांडव चल रहा है मित्रों। खैर, अब ये राज खुला है, देखते हैं इस राज पर से असल में पर्दा उठता है या ये राज राज ही रह जाएगा। कुछ दिन की चर्चा होगी और फिर सब लोग नॉर्मल, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यूआईब की नजर रहेगी, आगे भी हमें कोई जानकारी मिली तो हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।